नमस्कार दोस्तों, आज से 12th का क्लास स्टार्ट हो रहा है और पहले ही दिन हम आप सभी को हिंदी 100 मार्क्स चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोस्तों फिक्स है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले वीडियो को लास्ट तक देखो और इसमें का एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करो। फिर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके जाकर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बार टेस्ट दे देना, ताकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको अभी याद करना है इस ऑब्जेक्टिव को और फिर से शाम को जाकर इसी ऑब्जेक्टिव का एक बार टेस्ट दे देना है टेलीग्राम से। ठीक है, तो सब लोग फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो आपका पहला नंबर ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, यही है बातचीत पाठ के लेखक। तो आप लोग याद रखना, बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया आधुनिक युग, भरतेंदु युग, मध्यकालीन युग और भक्ति काल युग। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भरतेंदु युग के ये कवि है। ठीक है, कवि मतलब कि रचनाकार है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट भरतेंदु युग के रचनाकार है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से याद करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आता है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? ये उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, ओम प्रकाश। तो 4 ऑप्शन दिया गया। तो 4 ऑप्शन में से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बालकृष्ण भट्ट, यही है 100 अजान एक सुजान उपन्यास के रचना मतलब कि लेखक है। तो सी नंबर होगा ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, एकदम एक एक क्वेश्चन को एकदम याद रखिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बार इसका टेस्ट भी आप लोगों को देना है टेलीग्राम पर ही। ठीक है, तो शाम में टेलीग्राम पर जाकर इसका टेस्ट दे देना। ठीक है, सब लोग पहले याद कर लो, याद करने के बाद आप लोग टेस्ट दोगे ना तो पूरा क्वेश्चन का सही उत्तर दोगे, बहुत ही मज़ा आएगा टेस्ट देने में। देखिए, अगला क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर ए में है यूरोप है और ऑप्शन नंबर बी में है एशिया। तो देखिए, इसका आंसर फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, यूरोप का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, यूरोप का। तो आप लोग यही आंसर याद रखिएगा, फर्स्ट वाला यूरोप का ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखने वाले हैं। देखिए, 5 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? प्रदीप गुप्तवैरी, 100 अजान एक सुजान। ये तो कौन सा उपन्यास था ना, और एक है यहाँ पर यात्रा। तो प्रदीप आपका होगा। ऑप्शन नंबर जो ए में दिया ना प्रदीप, यही होगा। ठीक है, आंसर ये नंबर वाला ही याद रखिएगा, प्रदीप होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रदीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से, ये जो बातचीत पाठ है इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट इस बातचीत चैप्टर के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं, यही क्वेश्चंस आपसे पूछा जा रहा है। अगर ये कहानी मतलब कि आप लोग पढ़े होंगे, ये चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको ज़रूर अंदर से कुछ ना कुछ महसूस हो रही होगी कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मतलब क्या बुराई अच्छाई, मतलब कि पढ़ने की शैली बातचीत पाठ से। ठीक है, तो देखिए छठा का जो आंसर होगा बातचीत की शैली। ठीक है, तो आंसर आपका ए नंबर वाला ही हो जाएगा, बातचीत की शैली, कि हम लोग बातचीत कैसे करते हैं, कब करते हैं, कैसे किया जाता है, बातचीत भी सब उसमें बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आता है 7 नंबर, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? कौन सा था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, गाजीपुर उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी में आपको कुछ अलग ही मिलेगा। तो लेकिन ऑप्शन नंबर डी पर क्या जाइए, ऑप्शन नंबर ए पर ही टिक लगा दीजिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा दीजिएगा,
इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 80% हिंदी के लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, तो 80% चांसेस रहता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अब हमको देखना है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा का कब उत्तीर्ण की थी, मतलब कि वो एंट्रेंस का जो परीक्षा उन्होंने दी थी वो कब दी थी। तो देखिए यहाँ पर आपका 8 नंबर का जो सही उत्तर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 1867, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर होगा 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा 1867 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है। तो बाल कृष्ण द्वारा उपन्यास कौन था, उपन्यास हम आपको बताए, देखिए क्वेश्चन 2-3 नंबर वाला में आया था उपन्यास वाला। ठीक है, तो हमारी घड़ी। ठीक है, ये याद रखना, ये बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, आंसर याद रखना बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल कृष्ण भट्ट के पिता कौन थे, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता के क्या नाम था, उनके पिता का क्या नाम था, नाम ही बता दीजिए बस हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेनी प्रसाद भट्ट, उनका भी नाम भट्ट ही से होगा, बेनी प्रसाद। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भट्ट जी ने प्रदीप का संचालन कितने वर्षों में किया था, कितने वर्षों में किया था। तो देखिए 11 का आपके पास 28 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, और बी में 36, सी में 33 और डी में 27। आपका आंसर सी नंबर वाला होगा। ठीक है, सब लोग याद रखिएगा, ये सी नंबर वाला आपका आंसर होगा 33। ठीक है, 33 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर प्रश्न कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अब बताओ कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, जन्म पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जन्म। ठीक है, याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी 1844, जून है कि जनवरी यहाँ है। ठीक है, याद रखना 23 जून 1844 ईस्वी में जून होगा। ठीक है, वहाँ पर ये जून है। ठीक है, जनवरी नहीं है बल्कि जून है यहाँ पर। ठीक है, 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि उनका मृत्यु कब हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। अब उनका मृत्यु बताना है कि कब हुई थी। तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट का मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक एक प्रश्न को याद रखना। ठीक है, सभी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, और एक और बात, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पर हर सब्जेक्ट का आप लोग टेस्ट दे सकते हो, प्लस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का PDF ले सकते हो। हमेशा टेलीग्राम पर ही आपको दिया जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो टेलीग्राम प्ले स्टोर से जाकर सर्च मार के टेलीग्राम डाउनलोड करो और टेलीग्राम ज्वाइन करो। पढ़ने के लिए टेलीग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था। बाल कृष्ण भट्ट की जो माँ का नाम था, पिता का नाम आपने बता दिया बेनी प्रसाद भट्ट पिता का नाम, लेकिन अब माता का नाम पूछा जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। तो माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। बहुत ही अच्छा नाम है पार्वती देवी। शंकर हमारे भोलेनाथ जो है ना शंकर जी, उनके वाइफ का वही नाम है पार्वती। ठीक है, तो पार्वती बहुत ही अच्छा नाम है पार्वती देवी। ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। देखिए बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, क्या बाहर निकल जाता है। तो मवाद और धुआं। देखिए याद रखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त यह ऑप्शन दिया है। ठीक है, मवाद और धुआं बाहर निकल जाते हैं भाप बनकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया। तो देखिए जो 16 नंबर क्वेश्चन है और 16 का जो आंसर होगा वो डी नंबर का संस्कृत शब्दकोश का, यानी कि आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, याद रखिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में, अब यहाँ पर कुछ स्पेस दे दिया गया, यहाँ पर आपको भरना है। मनुष्यों में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। यानी कि वाक शक्ति, अगर मनुष्य में वाक की शक्ति नहीं होती तो पता नहीं कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। इनके आंसर होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर वाला होगा। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपका आता है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है। मतलब कि यह किसका कथन है। उसमें एक व्यक्ति ने कहा है कि असल में बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ये तो 100% सही बात है कि दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो सकती है, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकती है। लेकिन उस बातचीत के पार्ट में एक व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि यह दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो सकती है, और उनका नाम क्या था, एडिसन। उनका नाम क्या था, एडिसन। बालकृष्ण भट्ट नहीं बल्कि एडिसन उनका नाम था। यही बोले थे कि असल में दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हो सकती है। ठीक है, एडिसन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, और यह अंतिम क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बात करने का हुनर किसके पास है। बात करने का हुनर जो होता है वो किसके पास है, तो यूरोप के लोगों के पास होता है। बात करने का हुनर यूरोप के लोगों के पास होता है। तो आंसर हम क्या देंगे, ऑप्शन नंबर सी देंगे। अब देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल से शांति बनाए रखें। हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप लोग याद कर भी लिए होंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके जाओ, एक बार इसका टेस्ट भी दे दो। यहाँ पर तो याद कर लिए और वहाँ पर आपको बिना आंसर देखे आपको टेस्ट देना होगा। ठीक है, तो जाइए फटाफट टेस्ट लगाइए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपका मिल जाएगा इसका क्यूज। ठीक है सभी लोग, और ठीक है।